गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे विश्व की उस महान क्रांति का जिसने पूरे विश्व के इतिहास को बदल कर रख दिया। ये क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें ना तो किसी प्रकार का राज्य सत्ता का परिवर्तन हुआ, ना ही किसी प्रकार का रक्तपात हुआ। ये क्रांति की कोई निश्चित तारीख भी नहीं थी, बल्कि इस क्रांति का निरंतर विकास होता रहा। इस क्रांति में संपूर्ण विश्व एक ऐसे प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा जिसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशवाद का दौर शुरू हुआ और साम्राज्यवाद का एक नया रूप हमारे सामने आया। इसी क्रांति का एक परिणाम जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के रूप में हमारे सामने आया, जिसका अंतिम परिणति हमारे सम्मुख विश्व युद्ध के रूप में भी सामने आया। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं उसी महान क्रांति की जिसे हम लोग औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि औद्योगिक क्रांति आखिर है क्या। क्रांति के बारे में जहाँ तक हम सभी जानते हैं, क्रांति का मतलब होता है किसी भी व्यवस्था में होने वाला तीव्र गति से परिवर्तन, जिसे हम लोग क्रांति कहते हैं। चाहे वो परिवर्तन युद्ध के जरिए हो, चाहे वो परिवर्तन शिक्षा के जरिए हो, चाहे वो परिवर्तन तकनीक के जरिए हो। अर्थात कहने का मतलब है किसी भी अवस्था में अगर बहुत तेज़ी से कोई परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम लोग क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें उद्योग की, यानी एक चीज़ हमारे माथे में दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे उद्योग के विकास में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होने वाला है। ये परिवर्तन कैसे होगा? इस परिवर्तन में तकनीक ने, शिक्षा ने अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चलिए इस क्रांति को हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि औद्योगिक क्रांति क्या है, ये कब हुई, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। औद्योगिक क्रांति परिवर्तन की उस अवस्था को बताती है जिसके कारण सीमित गृह उद्योग के युग समाप्त हुआ और वाष्प या विद्युत यंत्र की सहायता से बड़े बड़े कारखानों का युग शुरू हुआ और वस्तुओं का उत्पादन और अधिक होने लगा। ये क्रांति दो अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पुरानी औद्योगिक क्रांति, जिसे लगभग 1750 ईस्वी से 1870 ईस्वी के मध्य रख सकते हैं, और नई औद्योगिक क्रांति जो अभी भी लगातार चल रही है। अब अगला प्रश्न, ये क्रांति कहाँ हुई थी, यानी इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी। तो यह क्रांति की शुरुआत यूरोप में इंग्लैंड से मानी जाती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये रहा कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति सबसे पहले क्यों हुई। इसे थोड़ा समझने के लिए हम लोग इस क्रांति के मुख्य कारण और प्रभाव को देखने का प्रयास करते हैं। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों सबसे पहले हुई? क्योंकि इंग्लैंड में उस समय बहुत सारे आविष्कार हो रहे थे। इंग्लैंड के पास कच्चे माल की कोई कमी नहीं थी। उसके व्यापार एवं व्यवसायी औद्योगिक का विकास भी हो रहा था। इंग्लैंड की व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक ये सब गतिविधियों में वो बाकी विश्व के देशों से काफ़ी आगे था। इसके अलावा शिक्षा, तकनीक का विकास भी सबसे ज़्यादा वहीं पर हुआ। तो इस प्रकार बहुत सारे कारण मिलकर इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। अब रहा अगला सवाल कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या हुआ। तो देखिए इसका प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हुआ। हम सभी जानते हैं सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो चलिए हम लोग इसके प्रभाव को देखने का प्रयास करते हैं। इसका पहला प्रभाव ये हुआ औद्योगिक उत्पादन एवं व्यापार वाणिज्य की प्रगति। इस क्रांति ने उद्योग के विकास को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया।
और व्यापार और वाणिज्य में बहुत सारी प्रगति हमें देखने को मिलती है, जिसके चलते संपूर्ण विश्व के व्यापार में, चाहे वो कच्चा लोहा हो, कोयला हो, कपास हो इत्यादि में हो, काफ़ी ज़्यादा प्रगति होती है। दूसरा पॉइंट है औद्योगिक समाज का उदय। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय समाज की वर्ग संरचना में बहुत सारे परिवर्तन हुए। समाज का यह रूप 3 भागों में विभाजित था। पहला पूंजीपति, दूसरा मध्यम वर्ग एवं तीसरा मजदूर। तो इस वर्ग में पूंजीपतियों का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। मध्यम वर्ग ने भी अपनी अवस्था में काफ़ी सुधार किया, परंतु मजदूर वर्ग की अवस्था दिन प्रतिदिन और भी बद से बदतर होती गई। अगला पॉइंट है नए नगरों का उदय। इस क्रांति के फलस्वरूप नए नए शहरों का उदय होने लगा, क्योंकि जो उद्योग है वो शहरों में लगते थे। वहाँ पे काम करने के लिए मजदूर गांव से शहरों में जा रहे थे। इस प्रकार से जनसंख्या का जो परिवर्तन है वो गांव से शहर की तरफ होने लगा और नए नए शहर बनने लगे। इस क्रांति के फलस्वरूप पूरे विश्व में बहुत सारे महत्वपूर्ण शहरों का उदय हुआ। फिर अगला पॉइंट है गांव से नगर की ओर पलायन। इस क्रांति ने गांव के लोगों को, जो पहले कृषि पर निर्भर थे, अब ये अपने आर्थिक आवश्यकताएं गांव में पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते इनका पलायन शहरों की तरफ होने लगा, जहां वो कल कारखानों में मजदूरों की भांति नौकरी करने के लिए विवश होने लगे। अगला जो है बुर्जुआ पूंजीवादी व्यवस्था का विकास। इस क्रांति के फलस्वरूप बहुत सारे बुर्जुआ पूंजीवादी वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने पूरे अर्थव्यवस्था में अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने आर्थिक अवस्था में देश का भी योगदान दिया और खासकर अपने वर्ग को आगे बढ़ाने में भी भरपूर योगदान दिया। अगला जो पॉइंट है नए वर्ग का उदय। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में पूंजीपति वर्ग के साथ एक कुलीन वर्ग भी समाज में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता गया, क्योंकि इस समय जो कल कारखानों की स्थापना हुई उसमें पूंजी का निवेश हुआ। इस कारखाने ने इनके साथ एक और वर्ग, जिसको श्रमिक वर्ग कहते हैं, उसको भी जन्म दिया। परंतु इसी वर्ग की दशा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शोचनीय और दयनीय थी, जिसके चलते कई सारे मजदूर आंदोलन का भी शुरुआत या बीजारोपण इस युग में होने लगा था। यही वो दौर था जब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर दुनिया के मजदूरों को एक करने के लिए, उनके अंदर उनकी ताकत का एहसास कराने के लिए अपने आंदोलन, अपने ज्ञान, अपने पुस्तकों, अपने लेखनी के माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक नया संदेश देने का प्रयास किया, जिससे समाज में एक समाजवादी विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा की शुरुआत हुई। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप किस प्रकार उपनिवेशों के विस्तार का एक नया मार्ग खुल गया। इसको समझते हैं जरा हम। औद्योगिक क्रांति के मुख्यतः 3 समस्याओं को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति ने मुख्यतः 3 समस्याओं को जन्म दिया। पहला कच्चे माल की समस्या, दूसरा निर्मित माल की बिक्री की समस्या तथा तीसरा बढ़ती हुई जनसंख्या को अन्य जगह पर बसाने की समस्या। उपयुक्त तीनों समस्याओं का समाधान करने के लिए यूरोपीय देशों ने जो कदम उठाया था, उसे ही उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की संज्ञा दी जा सकती है। सभी देशों ने अमेरिका, अफ्रीका व एशिया महाद्वीप में ऐसे क्षेत्रों की खोज की जो अभी अविकसित थे, किंतु वहाँ पर कच्चे माल के स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे तथा जहाँ पर निर्मित माल की बिक्री भी की जा सकती थी। इस कारण से ये सभी देश अपने अपने उपनिवेश बनाने के लिए, अपने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए खासकर एशिया अफ्रीका महादेश पे अपनी नज़र गड़ाए हुए थे। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में एक नया दौर हमें देखने को मिलता है। यही वो दौर था
जब भारत पर भी ब्रिटिश अधिपत्य का प्रभाव चारों तरफ फैल रहा था और भारत भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश बन चुका था। इसको इस रूप में भी कहा जा सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में भारत एक रत्न के समान था, क्योंकि यहाँ पे कच्चे माल की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे निर्मित माल को बिक्री करने के लिए जो जनसंख्या चाहिए, जो उत्पादन और उत्पादन को उपभोग करने के लिए जो पैसे चाहिए, वो सभी यहाँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे, जिसके चलते भारत ब्रिटिश साम्राज्य के विकास में, ब्रिटिश साम्राज्य के औद्योगिक विकास में एक रत्न के रूप में साबित हुआ। इन सब का हम परिणाम ये देखते हैं कि लगभग सभी औपनिवेशिक देश, जिसमें ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, इन सभी देशों ने लगभग चीन में, भारत में और अफ्रीकन देशों में एक प्रकार की लूट खसोट की नीति अपनाई थी और यहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो लूटने का प्रयास करते थे, जिसके चलते ये सभी औपनिवेशिक देश भी आपस में एक ऐसे मार्ग पर चल पड़े जिसके अंतिम परिणाम एक विश्व युद्ध के रूप में हमारे सामने आया। तो इसके बाद अगले टॉपिक के रूप में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये साम्राज्यवादी शक्तियों में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के दौर को लेकर, अपने आर्थिक विकास के दौर को लेकर संघर्ष शुरू हुआ और यह संघर्ष किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में बदल गया। तो हमारा अगला टॉपिक होगा कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ।